त्यांचा एक बुलंद आवाज बनलेलं काँग्रेसचं नेतृत्व माननीय श्री मोहम्मद इम्रान प्रतापगडी साहेब यांना मी या ठिकाणी विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यक्त व्हावं. जोरदार टाळी आपल्या सर्वांच्या वतीनं. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं मंच पे मौजूद किसी भी नेता का नाम लूं उससे पहले जो मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में पिछले 4.5-5 घंटे से मौजूद सांगली के लोग हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करना चाहता हूं. धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है. मैं देख रहा हूं लोग पंखा झल रहे हैं, नीचे बैठे हैं. लेकिन मुझे पता है आप विश्वजीत जी से बहुत मोहब्बत करते हैं. नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है. तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है. मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है. सांगली वालों, जिस तरह आप पिछले 5 घंटे से यहां विश्वजीत की मोहब्बत में बैठे हैं, ऐसे ही कल रात तकरीबन 3.5 घंटे मैं भी एयरपोर्ट पे विश्वजीत की मोहब्बत में फ्लाइट का इंतजार कर रहा था. कोहरे की वजह से फ्लाइट डिले थी, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था. लेकिन विश्वजीत से ऐसा कुछ रिश्ता है, विश्वजीत का नाम विश्वजीत ना होके दिलजीत भी होता तब भी चलता, क्योंकि इन्हें दिल जीतने का हुनर आता है. जो भी एक बार विश्वजीत से मिलता है वो विश्वजीत का होके रह जाता है. मैं कभी युवक कांग्रेस में नहीं था, मैं एनएसयूआई में नहीं था, क्योंकि मैं राजनीति में आया ही 2019 में. लेकिन विश्वजीत से जिस दिन मुलाकात हुई, ऐसा लगा कि कोई अपना सा है, भाई जैसा कोई. और मैं अब तक इनको खुद से छोटा मानता था उम्र में. आज पता चला कि ये मुझसे 6 साल बड़े हैं. मैं बैठ के बंटी पाटिल जी से कह रहा था कि आज इस कार्यक्रम में एक काम करना है कि विश्वजीत की असली उम्र देश को बता देना है. तो बंटी पाटिल जी ने कहा कि नहीं जाने दो, ये काम नहीं करना चाहिए. असली उम्र कितनी है ये कभी नहीं बताना चाहिए, एक भ्रम बना रहे. विश्वजीत मेरे भाई, आपको दिल से बहुत बधाई देता हूं. और मैं कवि हूं, शायर हूं, तो बड़ा संवेदनशील हूं. इस पूरे कार्यक्रम का जो एक सबसे खूबसूरत लम्हा है वो ये है कि मंच पर विश्वजीत का अभिनंदन हो रहा है. देश के कोने कोने से आए हुए लोग विश्वजीत की तारीफ कर रहे हैं और सामने मां बैठी हुई है और वो विश्वजीत को यानी कि अपने बेटे की प्रशंसा, अपने बेटे के किए गए कार्य सुन रही है. और उसकी आंखों में जो भाव हैं, दरअसल उनका कोई मोल नहीं है. मैं यहां बैठी हुई विश्वजीत की माता जी को प्रणाम करता हूं. आप सब थक गए हैं, मुझे पता है, हम सब भी थक गए हैं. हमें वापस जाना है, हमें मणिपुर पहुंचना है. लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कल विश्वजीत जी ने मुझसे कहा था कि इमरान भाई कार्यक्रम में जरूर आइए, आपका आना बहुत जरूरी है. और आज मैं यहां खड़ा होकर यह कह रहा हूं कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता. तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता. बधाई आपको विश्वजीत जी. मैं आपकी तारीफें सुनता था, स्वर्गीय पिताजी के बारे में सुनता था, पतंगराव कदम जी के बारे में. आज सांगली पहली बार आया हूं और एक एहसान चुकाने आया हूं. वो एहसान जो आपका मेरे ऊपर है, संजय जगताप का है, भाई विक्रम सावंत जी का है. दोस्तों, मैं राजनीति में नहीं था. 2019 में राजनीति में आया राहुल गांधी जी के आदेश पर. और अंततोगत्वा जब उन्होंने मेरी आवाज को देश की संसद में पहुंचाने का निर्णय लिया तो उन्होंने देश के किसी और राज्य को नहीं चुना, बल्कि महाराष्ट्र को चुना और मुझसे कहा कि तुम महाराष्ट्र से राज्यसभा जाओगे. मुझे यहां से प्रत्याशी बनाया. जब मैं प्रत्याशी बन के आया, मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था. लेकिन उस वक्त विश्वजीत आगे बढ़ के आए और उन्होंने कहा कि इमरान भाई, ये जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, जो 22-24 साल बाद महाराष्ट्र में हो रहा है, आप चिंता छोड़ दीजिए, हम लोग भाई की तरह आपके साथ खड़े हैं. और जो मुझे 44 मत प्राप्त हुए, उसमें से 3 मत यहां स्टेज पर बैठे हुए हैं. मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं. मैं अगले 5-7 मिनट आपके बीच में हूं. आदरणीय जिला अध्यक्ष यानी कि डीसीसी और एमएलए भी विक्रम सावंत जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटिल जी, रविंद्र जी पूना से जो हमारे एमएलए हैं, कुणाल राउत, आमिर शेख, अशोक चांदना जी, भुवन कापड़ी जी, बंटी पाटिल जी हमारे बड़े भाई, मोहन राव कदम जी,
हमारे सरपरस्त विक्रांत भूरिया, संजय जगताप, विशाल पाटिल जी, जयश्री पाटिल जी और दिनेश गुंडूराव जी। ये कड़े गांव है। जब भी इसकी प्रशंसा सुनता हूं तो यह कहा जाता है कि देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, अगर उसका झंडा सबसे ज्यादा कहीं बुलंद रहता है तो वो कड़े गांव में रहता है। यहां के मुहर्रम के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को संपादित करते हैं। मैं ऐसे कड़े गांव में खड़ा हूं। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का जो ये इलाका है वो यशवंतराव चौहान जी, बसंत पाटिल जी और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां से उठी हुई नाना पाटिल यानी कि क्रांति सिंह जी की आवाज। ये धरती वो धरती है। मैं उस धरती पर खड़ा होकर के आज एक ऐसे समारोह में आया हूं जो युवा मेढ़ावा भी है और विश्वजीत कदम के जन्मदिन का समारोह भी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका खासदार हूं, सांसद हूं, राज्यसभा में आपके राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। सांगली वालों, हम आज कोई राजनीतिक बातचीत करने के मन में नहीं है, क्योंकि बड़ा शानदार माहौल है। हम अपने भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहां आए हैं। विश्वजीत ने एक काम पूरे देश में किया है। मैं जब भी इनसे दिल्ली के गलियारों में मिलता हूं, एआईसीसी में मिलता हूं, तो एआईसीसी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, किसी भी राज्य का बड़े से बड़ा नेता हो, जब वो विश्वजीत से मिलता है तो उसके मन में विश्वजीत के लिए एक आदर होता है, एक सम्मान होता है, एक स्नेह होता है। यह विश्वजीत की कमाई है। विश्वजीत आपके लिए बेटे की तरह है। यहां न जाने कितने लोग मौजूद होंगे जिनके सामने विश्वजीत घुटनों के बल चले होंगे। उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा लोगों ने यहां विश्वजीत जी को। न जाने कितनी माएं बैठी हैं जिन्होंने विश्वजीत जी को अपनी गोद में खिलाया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हैं आपके बेटे, आपके भाई। लेकिन सांगली वालों, ये आपका जो भाई है, जो आपका बेटा है, जो आपके घर का चिराग है, वो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत स्तंभ बनकर के काम कर रहा है। और पूरी कांग्रेस पार्टी नाज करती है अपने इस बेटे पर, अपने इस भाई पर। हम समय समय पर विश्वजीत का जलवा देखते रहते हैं। बंटी पाटिल जी से जब भी चर्चा होती है तो विश्वजीत के बारे में वो बातें करते हैं। हमने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा आई तो विश्वजीत ने किस तरह से महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उस यात्रा में हजारों हजार लोगों के साथ जाकर के यात्रा को मजबूत बनाया। अच्छी बात यह है कि विश्वजीत के दुश्मन नहीं है। कन्हैया कह रहे थे कि राजनीति में दुश्मन बनते हैं, दोस्त नहीं बनते हैं। दुश्मन बनने की वजहें बड़ी सामान्य सी होती हैं। वो एक जुगनू था, वो बहुत चमका करता था। तो एक दिन उसने देखा कि एक सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे निगल जाना चाहता है। जुगनू भागने लगा, सांप पीछा कर रहा था। काफी देर भागता रहा, फिर उसको लगा कि नहीं, पलट के बात करनी चाहिए। तो उसने सांप से पलट के कहा कि ये बताओ भैया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम जिस प्रकार के जीव खाते हो मैं उसमें से आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा ये बताओ, मैंने तुम्हारा कभी कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो फिर जुगनू ने कहा ये बताओ, तुम मुझे फिर निगलना क्यों चाहते हो, मुझे मार क्यों देना चाहते हो? तो सांप ने कहा यार तुम चमकते बहुत हो और तुम्हारा चमकना मुझे तकलीफ देता है। दरअसल राजनीति में चमकना ही लोगों को तकलीफ देता है, वरना दुश्मनी की तो कोई वजह नहीं है। लेकिन मैं जब भी विश्वजीत से मिलता हूं तो मुझे शकील आजमी का एक शेर याद आता है कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। रास्तों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। विश्वजीत लगातार चलते जा रहे हैं, नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। 1,62,000 वोट से चुनाव जीते। इतने वोट में तो कई कई राज्यों में 4-5 विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। जितने से वो जीते, बधाई दूंगा मैं विश्वजीत भाई को। और विश्वजीत भाई, मुझे पूरा विश्वास है, और हम सब जितने युवा साथी यहां आपके लिए आए हैं, देखिए ये मंच जो सजा है ना, मैं इलाहाबाद का पला बढ़ा हूं। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, उसके बगल में जो जिला है प्रतापगढ़, वहां पैदा हुआ। मैंने देखा है कि गंगा जमुना दो नदियों का संगम होता है वहां पर, अदृश्य सरस्वती उपजती हैं वहां पर। मैं वहां से आया हूं
जहां धर्मों का, संस्कृतियों का, नदियों का संगम होता है। लेकिन आज मैं सांगली के इस कड़े गांव में खड़ा होकर कह सकता हूं कि आज अगर असल में संगम देखना हो तो कोई कड़े गांव में आकर के देखे कि मंच पे राजस्थान से लेके, उत्तराखंड से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेके, बिहार से लेकर के कर्नाटक तक पूरा देश इकट्ठा है। पूरा देश इकट्ठा होकर के आपके लाडले बेटे की प्रशंसा कर रहा है। मैं चाहता हूं कि पीछे तक एक एक हाथ उठे और विश्वजीत के लिए आपकी तालियां, आपकी मोहब्बत, आपका दुलार, आपका स्नेह विश्वजीत के लिए बजे, क्योंकि हम बड़ी दूर से आए हैं, बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं और हमें अभी बड़ा लंबा सफर तय करके जाना है। लेकिन सच मायने में आज जब हम आए और पतंगराव जी के उस स्थल पे गए जहां हमने पुष्प अर्पित किया, फिर हम संस्थानों को देखते हुए यहां तक पहुंचे, तो हमें लगा कि एक व्यक्ति ने कितने बड़े विजन के साथ एक दुनिया बनाई और उसमें अपने लोगों को परिवार की तरह शामिल किया। विश्वजीत भाई, आपके कंधों पे एक बहुत बड़े पिता की बहुत बड़ी विरासत का बोझ भी है। उसे संभालना है, उसे आगे ले जाना है और मैं जानता हूं कि आप लायक बेटे हैं। आप अपने पिता की विरासत को सिर्फ संभालेंगे नहीं, बल्कि उसे कई हजार गुना आगे लेकर के जाएंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि आप में वो सारी खूबियां हैं। आपको जन्मदिन की बधाई देते हुए क्या कहूं, मैं तो शायर हूं। मेरा एक शेर है कि यह तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, यह तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। ऐसे लोगों के जन्मदिन नहीं आते। ये ऐसे महान लोग तो अवतार लेते हैं, पता नहीं इन्होंने जन्म कैसे ले लिया। ये सच में बहुत महान बेटा है आपका, आपका भाई है। मैं इसको बहुत बधाई देते हुए एक बात ये कह रहा हूं कि आज हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यहां पर पोस्टर भी रिलीज किया, टीजर भी रिलीज किया। मेरे भाई, देश एक अलग माहौल से गुजर रहा है और ऐसे में एक व्यक्ति अपनी विधानसभा में, अपने जिले में प्रेम के नाम पर, लोगों को जोड़ने के नाम पर चुनाव लड़ता है और लाखों वोट से जीत हासिल करता है। नफरत की बुनियाद पर चुनाव जीतना इस देश में बहुत आसान है, लेकिन प्रेम से लोगों को जोड़ करके, लोगों के काम करके चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम है। और वो मुश्किल काम विश्वजीत कदम कर रहे हैं, वो मुश्किल काम बंटी पाटिल कर रहे हैं। मैं इन तमाम भाइयों को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि वह यकीनन मुश्किल वक्त है। लोग झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं और देश भरोसा कर रहा है। मैं तो पार्लियामेंट में हूं, मैं तो देखता रहता हूं, मोदी जी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी शुरुआत यहीं से होती है कि बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में किया क्या। एक दिन जब उन्होंने ललकार के कहा कि बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में किया क्या, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आगे बैठे थे, वो पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, बेचने के अलावा कुछ नहीं आता इन्हें। हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। सांगली वालों, मैं तो चुनौती देते हुए कहता हूं कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। देश अजीब दौर से गुजर रहा है, लेकिन उस मुश्किल दौर में भी एक व्यक्ति है जो सीना तान के खड़ा है। हम सब विश्वजीत के दोस्त हैं और विश्वजीत समेत हम सब जिसके सिपाही हैं, उसका नाम है राहुल गांधी। हम उसके लिए खड़े हैं। हमने देखा है उसके संघर्ष को कि कन्याकुमारी से 6 सितंबर 2022 को जब 4000 किलोमीटर चलने का प्रण लेकर के वो व्यक्ति निकला, तो मोदी जी, अमित शाह जी क्या कहते थे, शहजादा है, राजकुमार है, टूरिज्म कर रहे हैं। लेकिन आप सब ने देखा कि एक व्यक्ति सड़कों पर, भारत की सड़कों पर धूल फांकता हुआ, लोगों को गले से लगाता हुआ, लाखों करोड़ों लोगों से मिलता हुआ चलता रहा। सिर्फ एक नारा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये जो पोस्टर लगा है राहुल गांधी का, मैं कभी कभी राहुल गांधी की तस्वीरें देखता हूं या सामने बैठ के उन्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति का कसूर क्या है। वो व्यक्ति जिसने अपनी दादी को इस देश पे कुर्बान होते हुए देखा, सीना छलनी देखा, गोलियों से छलनी था सीना, जिसने अपने पिता के चीथड़े देखे एक पॉलीथीन में। आखिर इस व्यक्ति का कसूर क्या है?
ये देश को जोड़ने की बात करता है, ये कसूर है इसका। ये व्यक्ति खड़ा होकर के वक्त के बादशाह की आंख से आंख मिला करके सवाल पूछता है, ये कसूर है इसका। हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च करके सोशल मीडिया के जरिए इस व्यक्ति की छवि खराब करने का प्रयास, झूठ बोलने का प्रयास। लेकिन मेरे भाई, फिर भी कुछ लोग हैं इस देश में, युवा नौजवान साथी, जो पूरी ताकत से राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि जो हर जालिम से टकराई है वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये नया गांधी जो अब निकल रहा है मणिपुर से मुंबई तक के लिए, वो मणिपुर जो न्याय के लिए तरस रहा है, हम सब ने, मुझे अच्छा लगा विश्वजीत भाई की आज के इस कार्यक्रम में तकरीबन 50% महिलाओं की भागीदारी रही। आपने वो तस्वीरें देखी हैं ना कि मणिपुर में किस तरह से निर्वस्त्र करके बेटियां परेड कराई जा रही थी, पीछे हुजूम चल रहा था और प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो बेटियों के खिलाफ होने वाले इस अन्याय पे क्या करते, कभी सोचा है आपने? शायद बहुत कुछ करते और ऐसा करते कि पूरी दुनिया उसका सबक याद रखती। लेकिन वक्त का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलना चाहता। उन्होंने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे की सच्चाई यह रही कि उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा है। हमने हाथरस देखा, हमने कठुआ देखा, हमने यह देखा कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अभी एक बच्ची से पास्को एक्ट में उनका विधायक कन्विक्टेड हुआ, 25 साल की सजा हुई। ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी, उन्होंने अपना पदक ले जाके प्रधानमंत्री की चौखट पे रख दिया कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा आरोप भाजपा के सांसद के खिलाफ है। यह है उनके नारों की सच्चाई। तो जिनको जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उनके लिए वो शख्स खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उसके सिपाही हैं, उसके कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा में भी चले थे, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी चलेंगे। और महाराष्ट्र वालों, आप पर तो इस सरकार ने दुगुना जुल्म किया है, लोकतंत्र को लूटा गया है इस महाराष्ट्र में। विश्वजीत, बंटी पाटिल साहब, आपके तीनों विधायक इस बात के गवाह हैं कि आप सब कितनी शानदार महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। लेकिन क्या किया गया कि लोकतंत्र के लुटेरों ने लोकतंत्र को लूट करके एक सरकार का गठन कर दिया। दिल्ली महाराष्ट्र को डराना चाहती है, लेकिन यह महाराष्ट्र की धरती है। यह दिल्ली से न तो तब डरी थी, न अब डरेगी, न कभी डरेगी। यह महाराष्ट्र की धरती है, यह डरती नहीं है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों की धरती है, यह बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, यह डरने वाली धरती नहीं है। मैं इस महाराष्ट्र की धरती पर खड़ा होकर के आपका आह्वान कर रहा हूं और आपसे यह कह रहा हूं कि जितना प्रेम आप विश्वजीत कदम से करते हैं, विश्वजीत कदम आपके उस प्रेम का मोल चुकाने के लिए पूरे देश दुनिया में आपका मान सम्मान लेकर के खड़े हैं। और हम दुआ करते हैं कि विश्वजीत कदम आपका मान सम्मान इसी तरह बढ़ाते रहें, क्योंकि आप जागरूक लोग हैं। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। जब यूनान फतेह किया तो यूनान की सड़कों पर वो जीत का जश्न मनाने के लिए निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक व्यक्ति चादर तान के सड़क के किनारे सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसे जोर से एक लात मार के कहा कि उठ, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना राजाओं का काम है, बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या ईश्वर की दुनिया में, खुदा की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाहत गधे के हाथ में सौंप दी? तो मेरे भाई, लात तो आपको भी पड़ रही है, कभी महंगाई की पड़ रही है, कभी भ्रष्टाचार की पड़ रही है, हर तरह की लात पड़ रही है। जागिए, सवाल पूछिए, मुद्दों पे डटे रहिए,
पूछिए कि आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये बताइए कि गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पास कैसे पहुंच गया? पेट्रोल डीजल जो 58 था वो 100 के पास कैसे पहुंच गया? आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर क्या नहीं महंगा कर दिया? ये धर्म की राजनीति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा खाद्य पदार्थ है मक्खन, छाछ, दही, उस पर जीएसटी लगा दी 18%। यह है इनकी राजनीति। ये फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लगाते हैं। यह है इनकी राजनीति। सांगली वालों, मुद्दों पर सवाल करिए। इस बार का जो राजा है ना वो बड़ा कुछ ज्यादा ही समझदार है, कुछ ज्यादा ही शातिर है। आप जब पूछेंगे कि महंगाई कैसे बढ़ी तो वो कहेंगे कि सरहद पे तनाव है, पाकिस्तान की जो ऐसी तैसी करने जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे। आप जब मुद्दों पे सवाल पूछेंगे तो फिर वो आपको धर्म के नाम पर उलझाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये देश बहुत महान देश है। ये महाराष्ट्र की धरती बहुत महान धरती है। इस धरती से उठी हुई आवाजें पूरी दुनिया में सफर तय करती हैं। बस अंतिम बात आपसे इतना कहता हूं कि हम सारे लोग जो युवा यहां पर बैठे हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही बनकर के ये सोच के चल रहे हैं कि हां एक मुश्किल वक्त है, लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि सारा तंत्र काम कर रहा है। सिर्फ हम एक पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम न जाने कितनी एजेंसियों के सपोर्ट वाली पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जब पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी पूछे कि जब तानाशाही चरम पर थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे, तो गर्व से विश्वजीत भी कह सके, कन्हैया भी कह सके, अशोक चांद्रा भी कह सके, भुवन भी कह सके, विक्रांत भी कह सके, इमरान भी कह सके कि जब तानाशाही चरम पर थी तो हम डर कर नहीं बैठे थे घरों में, हम हिंदुस्तान की सड़कों पर थे और हुकूमत की आंख से आंख मिला करके कह रहे थे कि नहीं, हम आपकी इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी आंखों में राहुल गांधी का वो नारा है कि डरो मत। मिराज फैजाबादी ने कभी कहा था कि जिंदगी रोज कोई ताजा सफर मांगती है और बेचारी थकन शाम को घर मांगती है। मुझको सूली पे चढ़ाकर भी दुखी है दुनिया, ये मेरी मौत नहीं आंख में डर मांगती है। ये सरकार डराना चाहती है ताकि आप सवाल पूछना छोड़ दें। महाराष्ट्र को डराने का प्रयास किया गया, पूरे देश को डराने का प्रयास किया गया, तो हमें यही कहना है कि हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं। अंतिम बात कहता हूं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया होती है, बहुत छोटा सा पक्षी जो होता है, वो अपने जलते हुए घर को देख रही थी और उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई, अपनी चोंच में, नन्ही सी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी वो पानी भर के आई और उस आग के ऊपर जाकर के, दहकती आग के ऊपर 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी ले आई, फिर जलती आग के ऊपर छोड़ा, फिर गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो चिड़िया बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी एक पेड़ पे। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों नहीं गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो सांगली वालों, उस गौरैया, उस नन्हे से परिंदे का जवाब हमारा जवाब है, हम साथियों का जवाब है। उस नन्हे से परिंदे ने कहा, गौरैया ने कहा कि मुझे यह बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम उस कोशिश के लिए लगातार डटे हैं, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। विश्वजीत भाई, आपको फिर से बहुत सारी बधाई। सांगली जब भी हमें आवाज देगा हम दोबारा सांगली में हाजिर होंगे, क्योंकि आपने जो प्रेम दिया है, जो स्नेह दिया है, वो बहुत अद्भुत है और आपका अधिकार है मुझ पर। मैं आप सबकी दुआओं से, आप सबके दिए गए वोट से, वो कलेक्टिव वोट जब मुझे मिला तो शायद मैं राज्यसभा में पहुंचा हूं, तो आप सबका मेरे ऊपर ऋण है जो मैं सारी जिंदगी चुकाने का प्रयास करता रहूं। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है,
जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। चूंकि जाना है इसलिए जल्दी निकल रहा हूं। अगली बार फिर आप सबसे मुलाकात होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वजीत भाई अगली बार जन्मदिन से पहले किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे ताकि हम फिर आपके बीच में आ सकें। आई को एक बार फिर से बहुत प्रणाम। एक बेटा आपने ऐसा इस देश को, सांगली को, महाराष्ट्र को दिया है जो पूरे देश में इस मिट्टी की खुशबू बिखेर रहा है। भाभी जी को प्रणाम। सबको आप सबका साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने शायरी से हमारे नौजवान साथियों को एक नए परिवर्तन के लिए प्रज्वलित कर दिया।